नमस्कार। मैं डॉक्टर रितु ठाकुर बैस, प्रोफेसर बॉटनी, आज आप सभी के समक्ष एमएससी प्रीवियस का फर्स्ट पेपर, जिसका नाम है बायोलॉजी एंड डाइवर्सिटी ऑफ वायरसेस, बैक्टीरिया एंड फंजाई, इसके बारे में डिस्कस करने आई हूँ। ये जो पेपर है ये मुख्यतः 5 यूनिट में विभाजित किया गया है। जैसा कि आपको नाम से ज्ञात होगा, हमें यहाँ पढ़ाई करनी है डाइवर्सिटी ऑफ वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई, साथ में इसकी बायोलॉजी की। तो ये जो पेपर है इसमें जैसा टाइटल बताता है, पहला यूनिट है इसका वायरसेस। वायरस एक सबसे छोटे जीवाणु हैं और इनका उपयोग और बीमारी जब से कहना चाहिए जब से जीवन इस पृथ्वी पे आया है, तब से इनका भी उद्गम साथ ही साथ हुआ है। वायरस छोटे जीवाणु हैं जो फिल्ट्रेबल हो जाते हैं, ये हम सबको मालूम है। और जिन्होंने बॉटनी विषय लेके यूजी में पढ़ाई की है, उन्होंने भी इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी उनको अपने फर्स्ट ईयर के पेपर में भी रही होगी। एमएससी में चूंकि आप वायरस फिर से पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको डिस्कस करना होगा वायरस के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। किसी भी जीवाणु को, हमें विषाणु को पढ़ना होता है तो पहले हमें उसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता होना चाहिए। वायरस तो एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो लिविंग और नॉन लिविंग पोर्शंस को जोड़ता है। तो यहाँ एमएससी में हमें इसका क्लासिफिकेशन बहुत डिटेल में इसके बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा, साथ में इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा। वायरसेस जो होते हैं वो प्लांट्स में भी पाए जाते हैं, एनिमल्स में भी पाए जाते हैं, मनुष्य में भी पाए जाते हैं, इवन ये बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, एल्गी, ब्रायोफाइटा, तमाम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सब में पाए जाते हैं। तो हमें इधर इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर जानने की बहुत आवश्यकता होती है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर में आता है कि वायरस सबसे सिंपल स्ट्रक्चर है, हम सब जानते हैं। उसमें बाहर एक कैप्सिड होता है, अंदर न्यूक्लिक एसिड होती है, और इतनी सिंपल संरचना है। फिर इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर होता क्या है? एक्चुअली वायरस अपने जब अल्ट्रा स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये अपने कैप्सिड और न्यूक्लिक एसिड के साथ साथ अपना शेप भी बदल सकते हैं। जैसे रॉड शेप बैक्टीरिया हो सकते हैं जिसमें टीएमवी वायरसेस आ जाते हैं। फिर आइकोसोहीड्रॉन इसकी कैप्सिड सिमेट्री होती है जिसमें वायरस अपने आप को प्रस्तुत करता है। इसके बाद पर आते हैं एनिमल वायरसेस जो कि हो जाते हैं एनवेलप्ड वायरसेस। उनमें ये कैप्सिड के बाहर एक एनवेलप जैसी संरचना भी दिखाई देती है। साथ में इस इकाई में हमको पढ़ना पड़ेगा वायरस को हम किस तरह से प्यूरिफाई कर सकते हैं, किस तरह से हम लैब में इनको आइसोलेट कर सकते हैं, इनका केमिकल नेचर क्या होता है, इनके कैप्सिड किस प्रकार के प्रोटीन्स के बने रहते हैं, ये प्रोटीन मोनोमर्स होते हैं कि पेंटामर्स होते हैं, इनके बारे में हमें जानकारी हासिल करनी पड़ेगी। साथ में हमें इसका रेप्लिकेशन पढ़ना पड़ेगा। अभी तक बच्चों आप लोगों ने जो रेप्लिकेशन वायरस का पढ़ा है वो पढ़ा है बैक्टीरियोफेज का। एक्चुअली वायरस में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है इसकी न्यूक्लिक एसिड हो सकती है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए या सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या डबल स्टैंडर्ड आरएनए या डबल स्टैंडर्ड डीएनए। साथ ही साथ इसमें पॉजिटिव इसमें सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रैंड हो सकता है या नेगेटिव सिंगल स्ट्रैंड हो सकता है। तो इन सभी तरह के वायरस किस प्रकार से अपने होस्ट के अंदर प्रवेश करके किस तरह से रेप्लिकेट करते हैं, इसके बारे में हमको जानकारी लेनी पड़ेगी। साथ ही साथ हमें बैक्टीरियोफेज के बारे में भी इसमें पढ़ाई करनी पड़ेगी। बैक्टीरियोफेज वो वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया के अंदर प्रवेश करके अपनी प्रोजेनी डेवलप करते हैं और अंत में उनको मारते हुए, लाइसिस करते हुए वातावरण में बिखर जाते हैं। आप सभी को पता है गंगा का पानी हम पवित्र मानते हैं। उसके पीछे का कारण सिर्फ ये है कि गंगा के पानी में
बैक्टीरिया मौजूद होते हैं और उन बैक्टीरिया को खाने वाले वायरसेस यानी बैक्टीरियोफाज मौजूद होते हैं, इसलिए वो पानी कभी भी नहीं सड़ता है। बैक्टीरियोफेजेस होते हैं, इनकी अपनी कैटेगरीज होती हैं। ये कई लोग इसे फाज के रूप से भी बोलते हैं, कई इसको फेज के रूप से जानते हैं। तो इसमें आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आप जैसा चाहे इसको प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। तो बैक्टीरियोफेज का रेप्लिकेशन साइकिल जो आपको पढ़नी पड़ेगी वो है लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल। लाइटिक साइकिल में सिंपल ये होता है कि वायरस अपनी प्रोजेनी बना के होस्ट को मारते हुए वातावरण में निकल जाता है, और जो लाइसोजेनिक साइकिल होती है उसमें वायरस अपने होस्ट के अंदर कुछ समय विश्राम की अवस्था में रहता है, जिसलिए हम उसको टेम्परेट फाज भी कहते हैं। और जब उसको लगता है कि अब मैंने बहुत समय विश्राम कर लिया तो वो पुनः लाइटिक साइकिल में प्रवेशित करता है। इसी के साथ इस इकाई में बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो हमें डिस्कस करनी पड़ेगी, पढ़नी पड़ेगी, वो होगा कि ट्रांसमिशन ऑफ वायरस किस प्रकार से ट्रांसमिट होते हैं। प्लांट वायरस किस तरह से ट्रांसमिट होते हैं, एनिमल वायरस किस तरह से ट्रांसमिट होते हैं। साथ में हमें इसकी आर्थिक महत्व यानी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ वायरस पे भी हमें इस पे बात करनी पड़ेगी। अब आती है दूसरी इकाई जिसमें आता है बैक्टीरिया। वायरस से ऊपर का समूह हम मान लें तो वो आता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया दो तरह के हम डिवीजन कर सकते हैं, एक हम कहते हैं आर्की बैक्टीरिया और एक हम कहते हैं यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया का मतलब होता है वो बैक्टीरिया जो हर जगह आसानी से उपलब्ध हो, यानी सॉइल में भी मिले, एयर में भी मिले, वाटर में भी जो मिले, इनको हम कहते हैं यू बैक्टीरिया, या हम इनको कह सकते हैं दे आर ट्रू टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। सही के बैक्टीरिया हैं। ये प्योर प्रोकैरियोटिक गुण को प्रदर्शित करते हैं। इनका जीनोम पूरी तरीके से साइटोप्लाज्म में उपस्थित रहता है और इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का अभाव होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ साथ दूसरे तरह के ऑर्गेनेल्स भी इसमें नहीं पाए जाते हैं। और इसकी सेल वॉल के आधार पे हम यू बैक्टीरियल वर्ल्ड को पूरी तरह से दो वर्ल्ड में डिवीजन करते हैं, जिसमें हम नाम देते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो केमिस्ट्री है, जो हमें बताना पड़ता है कि इसकी सेल वॉल में क्या क्या चीज़ें उपलब्ध रहती हैं जिनकी वजह से ये डिफरेंशियल स्टेनिंग लेकर अपने आप को दो अलग रंगों में दिखाई देते हैं। इनके आधार पे हम इन्हें ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं। आर्की बैक्टीरिया मुख्यतः वो बैक्टीरिया होते हैं जो विशेषतः परिस्थितियों में पाए जाते हैं, यानी ये स्पेशल एनवायरनमेंट में पाए जाने वाले बैक्टीरिया होते हैं, जैसे मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, सल्फर प्रोड्यूसिंग बैक्टीरियाज। ये इसमें इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया होते हैं। इसमें आपको इसकी सेल वॉल पढ़नी पड़ेगी। ये सेल वॉल यू बैक्टीरिया के सेल वॉल से किस प्रकार से अपने आप को भिन्न रखती हैं, इसके बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी। जब हम यू बैक्टीरिया की बात करते हैं तो हम उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर की भी बात कर सकते हैं। अल्ट्रा स्ट्रक्चर यू बैक्टीरिया का क्या होता है? अगर हम बैक्टीरिया को देखें तो बैक्टीरिया के कुछ ऑर्गेनेल्स होते हैं जो उसकी सेल वॉल के बाहर उपस्थित होते हैं। वो ऑर्गेनेल होते हैं फ्लैजिला, पिलाई और ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर में आता है कैप्सूल और स्लाइमी लेयर, और फिर आती है सेल वॉल। फिर कुछ अंग होते हैं, ऑर्गेनेल होते हैं जो सेल के अंदर मौजूद होते हैं। उसमें हमें पढ़ना पड़ता है, उसका न्यूक्लियोइड स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ता है, उसमें हमें राइबोसोम्स पढ़ने पड़ते हैं। कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, उनमें फोटोसिंथेटिक वैक्यूल्स या ऑर्गेनेल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं, उनके बारे में हमें जानकारी देनी पड़ती है। साथ ही साथ हमको पढ़ना पड़ता है सेल इंक्लूजन। सेल इंक्लूजन का मतलब होता है कि ये बैक्टीरिया को उनकी उत्पत्ति से नहीं प्राप्त हुए हैं, ये वो चीज़ें हैं जो उनको परिस्थिति अनुसार अपने अंदर उनको ग्रहण करना पड़ता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सेल इंक्लूजन।
सेल इंक्लूजन में बहुत सारे सेल्स ऑर्गेनेल आते हैं, उसमें आते हैं गैस वैक्यूल्स भी होते हैं। आजकल तो कुछ बैक्टीरिया समुद्र की गहरी सतह के अंदर हमें मिले हैं जिनमें मैग्नेट जैसी प्रॉपर्टी प्रेजेंट रहती है, उनको हम कहते हैं मैग्नेटोजोम्स। साथ में हमें बैक्टीरिया के बारे में उनका न्यूट्रिशन, वो किस तरीके से, न्यूट्रिशन का मतलब होता है वो किस तरह से अपने खुद के शरीर में एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं। एनर्जी का प्रोडक्शन होता है जैसे हम उच्च पौधों में या बड़े प्लांट्स में बोलते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा, इसी तरह बैक्टीरिया भी अपना पोषण ग्रहण करता है। ये यूजुअली दो तरह से करता है। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो डायरेक्ट सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करते हैं, वो बैक्टीरिया कहलाते हैं फोटोट्रॉफिक बैक्टीरियाज। जो बैक्टीरिया केमिकल एनर्जी के द्वारा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस के द्वारा अपनी ऊर्जा संग्रहित करते हैं, उनको हम बोलते हैं कीमोट्रॉफिक बैक्टीरिया। इन दोनों फोटोट्रॉफिक और कीमोट्रॉफिक बैक्टीरिया के अंतर्गत आपको पढ़ना पड़ेगा कि किस तरीके से कार्बन का इस्तेमाल होता है, कौन से इलेक्ट्रॉनिक डोनर्स और एक्सेप्टर्स रहते हैं जिससे ये फाइनल अपनी एनर्जी का निर्माण करते हैं। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो पौधों के समान फोटोसिंथेसिस की क्रिया करके अपनी एनर्जी का निर्माण करते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया, जिसमें साइनोबैक्टीरिया प्रमुखता आता है। और कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो ये तरह ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं करते हैं मगर अपने अंदर वो ऊर्जा का निर्माण करते हैं, उनको हम बोलते हैं एनऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया। फिर आता है रिप्रोडक्शन बायोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया। रिप्रोडक्शन, एक्चुअली ये शब्द हम बैक्टीरिया के संदर्भ में इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि बैक्टीरिया में कोई भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का निर्माण नहीं होता है। बैक्टीरिया में क्या होता है? बैक्टीरिया में कोई भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं मिलते हैं, इसलिए यहाँ पे हम जो वर्ड इस्तेमाल हमें करना चाहिए वो करना चाहिए जीन ट्रांसफर इन बैक्टीरिया। ये जीन ट्रांसफर इन बैक्टीरिया प्रमुखतः तीन तरह से होता है। एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन, एक होता है ट्रांसडक्शन और एक होता है कॉन्जुगेशन। ट्रांसफॉर्मेशन आप सब जानते हैं, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था, उसमें बताया था कि किस तरीके से नेकेड डीएनए, बिना कोई आवरण के डीएनए एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल तक किस तरह से स्थानांतरित होता है और ये किस प्रकार के बैक्टीरिया ये काम संपूर्ण करते हैं। नेचुरल पॉपुलेशन में हर तरह का बैक्टीरिया ये काम नहीं करता है, कुछ ही बैक्टीरिया हैं जो इस तरह के काम को कर सकते हैं। फिर दूसरा प्रोसेस आता है जीन ट्रांसफर के तहत, वो कहलाता है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन एक इस तरह का जीन ट्रांसफर है जिसमें जीन का ट्रांसफर वायरस के थ्रू होता है, उसको हम कहते हैं ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन दो प्रकार से होता है, एक होता है जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन और दूसरा होता है स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन जैसा कि आप जानते हैं, उसमें बैक्टीरिया का कोई भी जीन, जब वायरस उसके अंदर प्रवेश करेगा बैक्टीरिया के अंदर और वायरस की रेप्लिकेशन प्रोसेस को इस्तेमाल करके वायरस अपनी तरह की कॉपी बनाता है, तो जब उसके हेड यानी प्रोटीन के अंदर जो जीनोम पैक होता है उसमें वायरस के अलावा अगर बैक्टीरियल जीनोम उसके अंदर पैक हो जाए और ऐसे वायरस जब नए बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करें तो उसमें पहले वाले वायरस के जीन प्रदर्शित होते हैं, इसलिए इस विधि को हम कहते हैं जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन। अब आता है स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन में होता यह है कि जब वायरस बैक्टीरिया के अंदर प्रवेश करता है तो वो एक निश्चित जगह पे बैक्टीरिया के जीनोम के अंदर अपने आप को स्टैब्लिश करता है और जब वो उस जगह से निकलता है, वापस निकलता है, तो वो क्या करता है, बैक्टीरियल के वो जीन्स भी अपने साथ ले लेता है। तो ऐसे तरह के ट्रांसडक्शन को हम बोलते हैं स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। फिर आता है कॉन्जुगेशन।
कॉन्जुगेशन में कॉन्जुगेशन ट्यूब का निर्माण होता है। जो सेक्स पिलाई होती हैं वो इसमें प्रमुख भूमिकाएं निभाती हैं और दो सेक्स पिलाई वाली बैक्टीरियल जाति एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं, वो कॉन्जुगेशन ट्यूब का निर्माण करती हैं और रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म के द्वारा सिर्फ फर्टिलिटी फैक्टर यानी प्लाज्मिड का स्थानांतरण होता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में, और जो बैक्टीरिया देता है वो डोनर बैक्टीरिया कहलाता है और जो बैक्टीरिया रिसीव करता है वो रेसिपिएंट बैक्टीरिया कहलाता है। मगर ऐसा नहीं होता कि एफ फैक्टर मतलब होता है प्लाज्मिड होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल। ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल मतलब जो मुख्य क्रोमोसोमल मटेरियल है बैक्टीरिया के, उसके अलावा ये रहते हैं जीन्स, इनका ट्रांसफ़र होता है। तो जब ये ट्रांसफ़र करते हैं तो एक कॉपी ये खुद अपने अंदर बना लेते हैं और एक कॉपी ये स्थानांतरित कर देते हैं रेसिपिएंट बैक्टीरिया में। तो ये चीज़ें आपको इसमें बैक्टीरिया में पढ़नी पड़ेंगी। साथ में आपको इसमें बैक्टीरिया क्या क्या आर्थिक महत्व है, क्योंकि बैक्टीरिया पैरासाइट भी होते हैं, ये डिजीज़ भी कॉज करते हैं और ये बहुत सारी उपयोगी चीज़ों का निर्माण करते हैं। तो इसमें आपको इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी बताना पड़ेगा। साथ ही साथ इस इकाई में जो हमको पढ़ना है वो है साइनोबैक्टीरिया के बारे में। इसमें आपको सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताएं बतानी है साइनोबैक्टीरिया की। साइनोबैक्टीरिया को प्रीवियसली ब्लू ग्रीन एल्गी कहते थे। साइनोबैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होता है जिसमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। इसमें भी पिगमेंट प्रेजेंट रहते हैं क्लोरोफिल के अलावा, जो कि फोटोसिंथेसिस करने में भूमिका निभाते हैं। साइनोबैक्टीरिया में वो बैक्टीरिया भी आते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद आती हैं एक्टिनोमाइसीट्स। एक्टिनोमाइसीट्स को हम कहते हैं रे फंजाई। इसका एक सिंपल उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगी कि जब पहली बारिश होती है तो खूब बहुत प्यारी सी सौंधी खुशबू हमारे को समझ में आती है, वातावरण में बिखरी हुई होती है। ये जो खुशबू है ये रे फंजाई के कारण आती है और ये जो एक्टिनोमाइसीट्स होती हैं इनसे बहुत तरह की एंटीबायोटिक्स का भी निर्माण होता है। फिर इसके बाद दूसरा जो ऑर्गेनिज्म पढ़ना है वो है माइकोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा को पीपीएलओ कहते हैं, आप जानते ही होंगे इसके बारे में। माइकोप्लाज्मा निमोनिया लाइक कॉजेटिव एजेंट होता है, प्लूरोमॉर्फिक शेप रहता है क्योंकि इसमें कोशिका भित्ति का अभाव रहता है। तो ये अपने जो आकार हैं उनको ये निरंतर बदलता रहता है। तो माइकोप्लाज्मा के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके साथ और डेलिकेट दो ऑर्गेनिज्म होते हैं, रिकेट्सिया एंड क्लैमिडिया। इसकी भी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आपको जाननी पड़ेगी कि ये बैक्टीरिया जैसे ही समूह हैं, इनको बैक्टीरिया के अंदर ही क्लासिफाई किया है। तो ये डेलिकेट ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत नाजुक ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो इनके बारे में आपको इसमें जानकारी लेनी पड़ेगी। अब हम चलते हैं तीसरे यूनिट की तरफ। हमने पहले पढ़ा डाइवर्सिटी ऑफ वायरस बैक्टीरिया। अब हमारे पास बचेंगे जो यूनिट, 3 यूनिट बचेंगे। उसमें तीसरे यूनिट में हम फंजाई यानी कवक के बारे में जानना चाहेंगे। कवक एक इम्पॉर्टेंट जीव है जिसको शुरुआती तौर में इसको बैक्टीरिया के अंदर क्लासिफाई किया गया था। साइंटिस्ट ने देखा कि अरे ये तो खाना अपना नहीं बना पाता है, तो और ये ज़्यादातर बीमारी कॉज करता है, तब इसको सेपरेट किया और इसको क्लासिफाई किया फंजाई में। फंजाई के हमको जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने पड़ेंगे। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है कि फंगस कहाँ मिलता है, ज़्यादातर हमको मिलता है ये सॉइल में मिलता है। इसकी किस तरह की संरचना होती है, इसका जो सिंगल यूनिट होता है वो हाइफी कहलाता है। इस हाइफी में जो ट्यूब जैसी संरचना होती है, इसके गुच्छे ऑफ हाइफी को हम माइसीलियम कहते हैं। ये किस तरीके से अपने अंदर
इसमें कुछ नहीं पाया जाता, इसमें सिर्फ साइटोप्लाज्म पाया जाता है और इसमें बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं। अगर ये हाइफी के अंदर डिवीजन नहीं है या ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है तो ये जैसे आप समझ लें पाइप के अंदर आप कोई भी द्रव्य भर दें और उसको हिलाएं तो वो द्रव्य पूरे पाइप में लुढ़कता नज़र आएगा। उसी तरह ये फंजाई भी हमको नज़र आती है। फंजाई का क्लासिफिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। फंजाई का क्लासिफिकेशन यूजुअली लोअर फंजाई में किया जाता है, फिर जाइगोमाइकोटिना में किया जाता है, एस्कोमाइकोटिना में किया जाता है, फिर बेसिडोमाइकोटिना में किया जाता है। तो इनके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। रिप्रोडक्शन फंजाई में रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया किस तरीके से होती है, हर क्लास में फंजाई रिप्रोडक्शन अलग अलग तरीके से मिलता है। हायर फंजाई जैसे बेसिडोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज में हमको स्पेशल टाइप ऑफ सेक्सुअल बॉडीज मिलती हैं जिसका नाम होता है एस्कस या बेसिडोस्पोर्स का निर्माण होता है। जो लोअर फंजाई होती है उनमें ऊसफोर का निर्माण होता है जिसमें मेल होता है एंथ्रीडिया और फीमेल होता है ऊगोनिया। तो इस तरह से हमें उसकी इंटर रिलेशनशिप पढ़नी पड़ेगी रिप्रोडक्शन की। इसके साथ साथ आता है हेट्रोथैलिज्म। हेट्रोथैलिज्म ब्लैक्सली नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था और इस मैकेनिज्म में यही बताया गया था कि जो फंजाई होते हैं लोअर ग्रुप के फंजाई उनमें सेक्सुअल स्टेजेस में हमें कहना चाहिए क्लियर नहीं होती हैं, उसमें सेक्स ऑर्गन्स का अभाव होता है। तो वो क्या करती हैं, दो न्यूक्लियाई जिनका जेनेटिक मेकअप अलग अलग तरीके का होता है, एक का मान लीजिए पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव, वो एक दूसरे की कंपैटिबल रहती हैं। वो हम जानते हैं पॉजिटिव नेगेटिव पोल अट्रैक्ट ईच अदर, तो वो एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और रिप्रोडक्शन करते हैं। चूंकि ये काम पेट्री पेट में किया गया था ब्लैक्सली के द्वारा तो इसको हम हेट्रोथैलिज्म कहते हैं। तो कुछ एस्परजिलस फंजाई इस तरह के गुणों को प्रदर्शित करती हैं। साथी में इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा पैरासेक्सुअलिटी। पैरासेक्सुअलिटी का मतलब है कि जब फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की पढ़ाई की गई तो पाया गया कि चूंकि उसमें विशेष तरह के सेक्स ऑर्गन कुछ फंजाई में नहीं मिलते हैं, वहाँ पे उनका पहले प्लाज्मा का फ्यूजन होता है तो प्लाज्मोगेमी कहते हैं, फिर उसके बाद उनके न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है तो उसको हम कैरियोगेमी कहते हैं। फिर डिप्लॉइड जाइगोट बनता है, वो डिप्लॉइड जाइगोट में रिडक्शन डिवीजन यानी मियोसिस होता है तो हैप्लॉइड स्पोर्स का निर्माण होता है। तो पैरासेक्सुअलिटी में होता यह है कि विदाउट गोइंग फॉर द मियोसिस हम इस तरह के रिप्रोडक्शंस में पार्टिसिपेट करती हैं फंजाई। ये यूजुअली इंडस्ट्रियल जब माइक्रोबायोलॉजी में हम काम करते हैं तो पैरासेक्सुअल साइकिल का इस्तेमाल वहाँ पे बहुत ज़्यादा किया जाता है। फिर थर्ड यूनिट में आपको इसी के साथ पढ़ना है फंजाई की उपयोगिता, आर्थिक महत्व की, किस तरह कौन सी फंजाई हैं जो इंडस्ट्री में उद्योगों में इस्तेमाल की जाती हैं, कौन सी ऐसी फंगस हैं जिनसे हम औषधि मेडिसिन्स खाने की तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर साथ ही साथ हमें ये भी बताना पड़ेगा इसमें कि ऐसी कौन सी फंगस हैं जो पौधों में और क्या कहना चाहिए इंसानों में रोग उत्पन्न करती हैं। साथ ही साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि आजकल बायो कंट्रोल एजेंट की तरह हम फंगस का इस्तेमाल करते हैं, तो ये फंगस किस तरह बायोलॉजिकल एजेंट की तरह इस्तेमाल हुई जाती हैं, इसके बारे में जानकारी लेनी है। और फिर हमको बताना है माइकोराइजा। माइको का मतलब होता है फंजाई, राइजा का मतलब होता है रूट। तो ऐसी फंगस जो बड़े हायर पौधों की रूट्स के साथ एसोसिएटेड होती हैं और एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन डिराइव करती हैं उनको हम कहते हैं माइकोराइजा। यूनिट 4th और 5th में हमको जो बात करनी है, जो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई पढ़ा था उसी फंजाई में मैस्टाइगोमाइकोटिना के बारे में हमको बताना पड़ेगा कि उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। उसमें आने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं सिनकाइट्रियम, सैप्रोलिग्मा,
फाइथियम, फाइटोप्थोरा, पन्नोस्पोरा, स्क्लेरोस्पोरा, ये सारी जो फंगस होती हैं फ्लैजिलेटेड फंगस होती हैं, इनमें सिनोसिटिक माइसीलियम पाया जाता है, इनमें परफेक्ट स्टेज ऑफ स्पोर मिलता है हमको, और इनको हम जूस्पोरिक फंजाई भी कहते हैं। फिर 4th यूनिट का दूसरा जो हमको पढ़ना है वो है जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ज़ाइगोमाइकोटिना, जिसमें आता है राइजोपस और पिलोबस। इसमें ज़ाइगोमाइकोटिना के गुण क्या होते हैं? ये ज़ाइगोट निर्माण करने वाली फंजाई होती हैं। यहाँ यूजुअली हमको गेमिटेंजियल कपुलेशन मिलता है। इसकी एक और विशेषता होती है कि यहाँ पे जो स्पोरेंजिया निर्मित होता है वो नाशपाती के आकार का होता है। स्टोलन लाइक स्ट्रक्चर्स हमको इसमें दिखाई देते हैं। तो ये गुण होते हैं ज़ाइगोमाइकोटिना के। अब आता है यूनिट 4 का तीसरा सब टॉपिक, जिसमें आता है एस्कोमाइकोटिना। एस्कोमाइकोटिना में मैंने आपको पहले भी बताया था, ये यूजुअली टेरेस्ट्रियल या पैरासिटिक फंजाई होती है। इनमें ज़्यादातर जो स्ट्रक्चर्स मिलते हैं वो ब्रांच्ड होते हैं, मगर ईस्ट इसमें एक एक्सेप्शन है जिसमें सिंगल सेल स्ट्रक्चर मिलता है। ये वो फंगस होती हैं जिसमें यूनिसेल्यूलर से मल्टीसेल्यूलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स हमको नज़र आते हैं। यहाँ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एस्कस होता है या एस्काई होती है, और ये एस्काई जो होती है, जैसे एक एस्कस के अंदर पिज़ाइजा का उदाहरण देख के आपको बता रही हूँ कि इसमें हमको 8 एस्कोस्पोर्स मिलते हैं। तो एस्कोमाइकोटिना में हमको जो फंगस पढ़नी है उसमें आता है ईस्ट, टेफ्रीना, पेनिसिलियम, एरिसाइफी, फाइलेक्टिना, यूनिसिनेला, काइटियम, पिज़ाइजा, मॉर्चेला। फिर अंतिम जो यूनिट आती है वो है बेसिडोमाइसिटीज़। बेसिडोमाइसिटीज़ में जो फंगस आती हैं वो यूजुअली होती हैं जो कहलाती हैं मशरूम, रस्ट, पफबॉल या स्मट्स। इनमें हैप्लॉइड सेल फ्यूजन हमको नज़र आता है। इनमें 4 सेक्शुअल स्पोर्स दिखते हैं जिसको हम बेसिडिया स्पोर्स कहते हैं। यूजुअली ये फिलामेंटस फंजाई होती हैं। पक्सीनिया रस्ट होती है और अस्टलाइगो को स्मट्स के नाम से हम जान सकते हैं। तो बच्चों, अंत में मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहूँगी कि ये जो पेपर है इसकी अपनी उपयोगिता है, और वायरस, बैक्टीरिया और फंजाई की जब हम जनरल प्रॉपर्टीज़ और जनरल स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन के बारे में जान पाते हैं, तो जब हम किसी भी इंडस्ट्री में काम करने जाते हैं तो हमें इसकी बेसिक जानकारी जब होती है तब हम इसको प्रैक्टिकली रूप से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मशरूम आप प्रोडक्शन करना चाहें तो ये एक एंटरप्रेन्योर बहुत अच्छा अपने आप में उद्योग है, और आजकल लोग मशरूम्स को बहुत खाना पसंद करते हैं। तो मशरूम उगाने के लिए आपको बेसिक स्ट्रक्चर एगैरिकस का पता होना चाहिए, उसकी क्या कंडीशंस हैं उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इंडस्ट्री में जब आप काम करते हैं, फूड इंडस्ट्री में या एंटीबायोटिक इंडस्ट्री में, तो आपको जब फूड इंडस्ट्री में आप काम करने जाएंगे तो आपको हेटेरोथैलिज्म, पैरासेक्सुअलिटी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जब हम जनरल जानकारी रखते हैं फंजाई के बारे में या बैक्टीरिया या वायरस के बारे में, तो जब हम कभी भी एडवांस या प्रैक्टिकल फील्ड में जब काम करने जाते हैं तो यही आपकी नॉलेज आपको प्रैक्टिकल यूटिलिटी में आपके काम आती है। तो मेरे ख्याल से आपको पूरा एक ओवरऑल व्यू मैंने दिया है बायोलॉजी, डाइवर्सिटी ऑफ वायरस, बैक्टीरिया एंड फंजाई। आई होप आपको ये पेपर आप जब पढ़ेंगे तो आप बहुत एंजॉय करेंगे, और इससे आप सीख कर आगे अपनी किसी भी फील्ड में जब आप काम करेंगे तो इसका उपयोग आप अच्छे से कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।